अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने 2-3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, लेकिन सब इकॉनमी से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि सूबा सिंध के वज़ीर आला हाउस में मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसमें शहर कराची के हवाले से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, और वो ये है कि अब शायद शहर कराची के जो रहने वाले हैं वो बसों की छतों पर और दरवाज़ों पर लटक कर सफ़र नहीं कर सकेंगे। उनकी किस्मत बदलने वाली है, दिन संवरने वाले हैं। वज़ीर आला हाउस में अंदरूनी शहर और सूबे के दीगर शहरों के दरमियान बस सर्विस के आगाज़ के हवाले से एक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध नासिर शाह साहब ने इजलास के शुरका को ये बताया कि कराची को 8,000 नई बसों की ज़रूरत है, और उन्होंने ये तजवीज़ पेश की वज़ीर आला सिंध को कि नए तरीक़ेकार के तहत शहर की कम से कम ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 600 बड़ी बसों को शामिल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि उनकी हुकूमत को 5 साल के अरसे के लिए यानी उनकी हुकूमत 5 साल के अरसे के लिए जो ये बसों की ज़रूरत पूरी करने के लिए इमदाद के ज़रिए ट्रांसपोर्टर्स को मदद फराहम करेगी, और हुकूमत ने 2 अरब रुपए की इमदाद फराहम करने का वादा किया है, जो कि सिंध मुदारबा के ज़रिए इनको फराहम की जाएगी। बहरहाल ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, हम देखेंगे। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में चिंची रिक्शे स्लिप ऑफ टंग रजिस्टर्ड यानी मंजूरशुदा मैन्युफैक्चरर्स के चिंची रिक्शे चलाने की इजाज़त दे दी है। ये चिंची रिक्शे एक्सीडेंट्स का बायस भी बनते हैं। ये चिंची रिक्शे जो क्लॉग हो जाता है, ये ट्रैफिक जैम हो जाता है, रश बढ़ जाता है, इनकी वजह से भी ये सारे मामलात होते हैं। उधर कारोबार के मौक़े तलाश करने के लिए थाईलैंड का एक 10 रुकनी वफ़द ताजरों का उसने रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का दौरा किया है, और इस मौके पर थाईलैंड के सफ़ीर ने मकामी ताजरों और सनतकारों से मुलाकात भी की, और इस वफ़द ने भी मुलाकात की। और इस मुलाकात का मकसद पाकिस्तान बल्कि खुसूसन पोटोहार रीजन में बिज़नेस के जो मौक़े हैं उनको तलाश करना है। इस वफ़द के अरकान में होटल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले ताजर बरादरी शामिल थे। कॉस्मेटिक्स, फूड, कोकोनट जूस, ऑटो, स्पेयर पार्ट्स, पंखों, सैनिटरी और दीगर तामीराती और इंडस्ट्रियल मटीरियल के भी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर शामिल थे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी देखने में आ रही है। इस रवां हफ्ते जो कि पीर से शुरू हुआ था, आज इसका चौथा दिन था। जुमे को यानी कल आखिरी दिन होगा, कारोबारी दिन, लेकिन मंदी देखने में आ रही है इस पूरे हफ्ते, और वो वजह उसकी अब शायद सामने ये आ गई है कि पानामा केस पर जो फैसले में ताख़ीर हो रही है वो स्टॉक मार्केट पर और स्टॉक मार्केट के कारोबार पर असरअंदाज हो रही है। दूसरी जानिब ये भी अभी कुछ दिनों पहले की बात है, वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ ने भी इसको बारहा मेंशन किया अपने मुख्तलिफ़ खिताबात के दौरान कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान बहुत बेहतरी आई है, और यहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल को भी बहुत हद तक कंट्रोल किया गया है। दूसरी जानिब हमने एक मामला जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है, और वो है कोटा सिस्टम का मामला। और सिर्फ सूबा सिंध में ये कोटा सिस्टम पाया जाता है। ये कोटा सिस्टम, इसके ज़रिए मेरिट का कत्ल किया जाता है और सलाहियतों से इनकार किया जाता है, और ये सिर्फ सिंध में ही मौजूद है। इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम में। जो हमारे ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमने मदऊ किए हैं उनका मैं आपसे मारूफ इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं, मीर मोहम्मद अली ख़ान साहब। मीर साहब, प्रोग्राम में आपके दोस्त हैं। दोस्त तो यूँ बढ़ जाते हैं कि आपसे जब बात करते हैं तो आप हमारी बात की तायीद करते हैं, तो फिर हमारी दोस्ती बढ़ जाती है। खैर, पिछली दफ़ा तायीद नहीं की थी ना। जी हाँ, वो क्योंकि आप पॉलिटिकल मैटर्स में आप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप देते नहीं है ना। अच्छा, ये बताइए, जो पाकिस्तान में चीन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, चीन के ताजरों को और चीन की मुख्तलिफ शोबों से रखने वाले इन्वेस्टर्स को यहाँ पे बुलाया जाता है, दावत दी जाती है। अभी थाईलैंड का वफ़द भी यहाँ पे आया है। आप क्या समझते हैं, गैर मुल्की ताजरों के लिए, गैर मुल्की बिजनेसेस के लिए यहाँ पे मौक़े बहुत हैं जिनको अभी भी टैप नहीं किया गया है? जी, बहुत अच्छा सवाल है सऊद। देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त इन्वेस्टमेंट के मौक़े बहुत कम हो गए हैं। कहीं कॉस्ट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सही। आप अमेरिका में एक बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अगर बड़ा बिज़नेस करना चाहेंगे, सही है, गवर्नमेंट लेवल पर। यूरोप में चले जाएंगे, वही है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट दैट हाई। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, अनलेस किसी भी सेक्टर में। हाँ, तकरीबन डेवलप्ड है ना। पोटेंशियल मैक्सिमम तकरीबन पहुंच चुका है, सैचुरेशन हो चुका है। जहाँ पर हेल्थ
परफेक्शन नहीं है, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट चाहिए, रोड्स में इम्प्रूवमेंट चाहिए, मिनरल्स में, हॉस्पिटल्स में, टेक्नोलॉजी में, वो हमारा मुल्क है। तो ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है के तरीके से देखिए। मैं आधा भरा देख रहा हूँ कि जिस जिस जगह हाथ लगाइए उसमें बेहतरी की ज़रूरत है। अगर बेहतरी की ज़रूरत है तो आइए, इन्वेस्ट कीजिए, बेहतर कीजिए, हमारी ज़िंदगी बेहतर कीजिए और पैसे बना के चले जाइए, हमारी नौकरियां भी दीजिए। सही है। तो उस लिहाज से हमारे यहाँ बहुत मौके हैं। डॉलर बेस्ड रिटर्न IPPs ही का 17% है। इस वक्त पूरी दुनिया का डॉलर बेस्ड रिटर्न 1.5-1.6% बैंक दे रहा है। 17% गारंटीड बाय सॉवरेन गारंटी कहाँ मिलेगा आपको? ये नहीं मिलेगा। बाकी पॉपुलेशन हमारी बेइंतहा रोबस्ट पॉपुलेशन है। 200 मिलियन। अब मेरे ख्याल में सेंसस आएंगे तो पता चलेगा एग्जैक्ट क्या है। मेरे ख्याल में तो 230-220 होनी चाहिए। 220 लोगों के मुल्क में कंज्यूमर सोसाइटी है। हम कंज्यूमर ज़्यादा हैं, कंज्यूमर्स बहुत हैं। देखिए 200 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन वाला मुल्क इस खित्ते में हम बीच में हैं। एक तरफ चाइना है, एक तरफ इंडिया है। इंडिया भी बहुत बड़ा कंज्यूमर, बहुत बड़ी कंज्यूमर, दूसरी तरफ है, वो तो बहुत ही बड़े हैं ना पॉपुलेशन के लिहाज से। हम किससे कंपेयर करें? बांग्लादेश से करें अपने आप को, श्रीलंका से करें, सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान से करें, उज़्बेकिस्तान से करें। उनके पास क्या है? उनके पास सिर्फ ऑयल है। सही। उनके पास और कोई इतनी इम्पॉर्टेंट एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं। चाहे आप आज़रबाईजान ले लें, ताजिकिस्तान ले लें, किर्गिस्तान ले लें, ये सारे जितने स्तान हैं, 5 स्तान्स जिसे कहते हैं। हमारे यहाँ फिशरीज़ भी हैं, हमारे यहाँ मिनरल्स भी हैं, हमारे यहाँ सिटी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हाईवेज़ की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमारे यहाँ फाइनेंशियल मार्केट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट। तो जिस जगह हाथ लगाएं वहाँ पे इम्प्रूवमेंट। लेकिन ये भी कुछ अर्से पहले कहा जा रहा था, दुनिया भर में जो स्टडीज़ भी सामने आई थी, कि डॉलर बेस्ड इकोनॉमी शायद अब वो टर्न होने वाली है। यानी जो चाइनीज़ युआन है वो शायद टेक ओवर कर ले, या इस तरह की कोशिशें की जा रही थी चाइना की जानिब से। और मेरे ख्याल में होनी भी चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल में, मैं किसी के बुक्स में नहीं कह रहा कि ये लोग समझें कि अमेरिका के खिलाफ अरब लीग ने या मुअम्मर गद्दाफी ने इस तरह की एक कोशिश की थी, लेकिन वो रेडिकल, वो जो था ना, वो गोल्ड बेस्ड था। नहीं, गोल्ड बेस्ड नहीं, उनकी इन्नमा अमाल बिल निया हो जाता है ना। उनकी नीयत में ये था कि अमेरिका को नीचे गिरा दें। सही है। मैं ऑल्टरनेट करेंसी की बात कर रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। जब से पेट्रोल को डॉलर से कनेक्ट किया गया है, दुनिया का जितना पेट्रोल का सरप्लस होता है ट्रेड का, वो डॉलर में जमा होता है। सही है। जब वो डॉलर में जमा होता है तो उसकी वजह से अमेरिका बिकम्स द किंग ऑफ ऑल करेंसीज। बिल्कुल सही। ठीक है ना। जब आप फाइनेंशियल डिक्टेटरशिप नहीं देखते, दिस इज फाइनेंशियल डिक्टेटरशिप कमिंग फ्रॉम द मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। सही है। देखिए, आप हमारे ही करेंसी में ट्रेड करें वरना ना करें। बिल्कुल। ऑयल हो गया। रशिया की सब में बड़ी मुखालिफत यही है। रशिया और चाइना ने आज से 17 या 18 महीने पहले एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया कि जिसमें लोकल करेंसी में बायलैटरल ट्रेड होगा। सही। उसके चंद महीने के बाद उन्होंने उसको ऑयल पे कह दिया कि हम ऑयल भी उसमें खरीद सकेंगे। सही है। उसके बाद जब IMF ने ये देखा कि ये तो किश्ती हाथ से निकलती जा रही है, ऐसा ना हो कि दुनिया बगावत कर दे और एक ऐसी करेंसी बना दे जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही ना रहे और वो आपस में उसी ब्लॉक में ट्रेड करते रहें। ब्लॉक मतलब ईस्टर्न रीजन में। सही। तो उन्होंने ये कहा कि देखें, हम ऐसा करते हैं, रेनमिनबी को हम भी अपने ट्रेडिंग बास्केट में डाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। आप हर मुल्क में जाते हैं, वहाँ की करेंसी खर्च करते हैं ना। वाई शुड आई बी ओनली डॉलर डिपेंडेंट? सही। वाई शुड आउट ऑफ 196 कंट्रीज, I think it's 114 countries that are dollar dependent. सही है। अच्छा, चाइना की यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो वन बेल्ट वन रोड, उसका आगाज़ यहाँ से हो रहा है, पाकिस्तान से, गवादर से, और यहाँ पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना लेकर आ रहा है, और ये सब हम अब काफ़ी अरसे से डिस्कस भी करते रहे और अब हमने अमली तौर पर ये सारी चीज़ें देखी भी हैं, अब शुरू भी हो गई हैं ये चीज़ें। ये बेसिक एक क्वेश्चन बीच में आया था, शायद हम उसको एड्रेस करना भूल गए थे, लेकिन अगर आज उसको एड्रेस करें, ये इन्वेस्टमेंट है या सॉफ्ट लोन्स हैं? ये लोन्स हैं। ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
एक चीज़ जो गलत है वो जो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत हाई रेट इंटरेस्ट है। 53 बिलियन डॉलर्स का कमिटमेंट है, जिसमें से 35 बिलियन डॉलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में लग रहे हैं, 1.7 या 1.8 बिलियन डॉलर ग्वादर पे लग रहे हैं, और बाकी दूसरे इकोनॉमिक जोन्स, बेल्ट्स, रोड्स उस पर लग रहे हैं। सही, ठीक है। हमारा पेमेंट स्केड्यूल जो होगा वो तकरीबन 3.5-4 बिलियन डॉलर्स पर ईयर होगा। सही, ठीक है। हम इससे ज़्यादा तो आईएमएफ को पे करते थे, मगर हम जो आईएमएफ को पे करते थे अपना खर्चा चलाने के लिए कर्जा लेते थे। बिल्कुल, दीज आर कर्जा उतारने के लिए कर्जा लिया करते नहीं, थे। अपना खर्चा चलाने के कर्जा लेते थे और उस कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा जी हाँ। लेते थे। ये जो इन्वेस्टमेंट है जिसमें थोड़ा बहुत लोन भी है, वो लोन जो है वो लाइबोर +2 है। सही है, लंदन इंटरबैंक। कहीं जगह और बहुत सारी जगहों पे उन्होंने डिस्काउंट भी दिया है। ठीक है। ठीक है। तो ये रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लग रहा है। तो कम से कम इनकम, अगर आप दुकान लगाने के लिए मुझसे 1 लाख रुपए लें, तो आप अपनी इनकम से मुझे 5 साल में पे कर सकेंगे ना। लेकिन घर बनाने के लिए लेंगे तो कहीं और से कारोबार करके फिर एग्जैक्टली। या अपने कपड़े खरीदने के लिए लेंगे तो कहां से देंगे। सही है। या घर का चूल्हा जलाने के लिए लेंगे तो इकोनॉमीज मुल्क की और एक आम घर उसी तरीके से चलता है। सही है। अब आ जाते हैं कारोबार और सियासत, यहाँ पे बड़ा उसका लिंक बनता है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पिछले ये जो अभी रवां कारोबारी हफ्ता चल रहा है, इसमें मंदी देखने में आई है। मंडे से स्टार्टिंग आप रोज़ाना के हिसाब से मंदी ही देख रहे हैं, और ये वजह करार दिया जा रहा है कि पनामा का जो फैसला है वो उसमें जो ताख़ीर हो रही है उसकी वजह से शायद कारोबारी हजरात कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। ऐसा है? 100,000 करोड़ फीसद आप सही कह रहे हैं। ओह माय गॉड। देखिए, दुनिया में हर जगह, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स में, सब में पहला रिएक्शन किसी भी मुल्क की डिसीजन का कैपिटल मार्केट्स में आता है। आप 4 मिनट में 600 पॉइंट मार्केट गिर जाती है। मिसाल के तौर पे 4 मिनट तो दूर की बात है, 1.5 मिनट में मिनट गिरते देखिए मैंने। ठीक है। तो इसलिए कि वो किसी टेंजिबल एसेट्स को ट्रेड नहीं कर रहे जो किसी कारखाने में रखे हुए हैं या गोदाम में रखे हुए हैं। वो ऑनलाइन बस सारा काम चल रहा है। ठीक है ना, कोई टेंजिबल एसेट नहीं है। हाँ, जिस कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं उनके पास टेंजिबल एसेट्स हैं, वो टेंजिबल हैं। तो होता ये है कि जहां एंजाइटी और अनसर्टेनिटी आ जाए फाइनेंशियल मार्केट्स में, वहां पर तजाद होता है। आधे कहते हैं नहीं, पानामा का डिसीजन बहुत अच्छा आएगा, आधे कहेंगे बहुत खराब आएगा। थोड़ा सा सिर्फ assumptions हो रही होती हैं। जब थोड़ा सा टिल्ट होता है ना कि यार लग रहा है खराब आएगा, तो तो फिर सब ये कहते हैं कि मैं अपना बेच के निकल जाऊं। सही है। आग लगी और उस दरवाजा एक है निकलने का। सही है। मार्केट में आग लग जाए, खुदा ना करे, अल्लाह ना खाकम बदहन। तो सब एक ही दरवाजे से निकलने की कोशिश करेंगे। एक ही दरवाजा है। ठीक है, एक ही दरवाजा है। एक शेयर है, लाखों लोग बेचना चाह रहे हैं। सही। तो ये मेरी नजर में इट इज रियली बैड, रियली बैड। हमारे फंडामेंटल्स मार्केट के बहुत अच्छे हैं। वी आर ट्रेडिंग अराउंड 11 टाइम्स मल्टीपल कंपेयर टू द रीजनल मार्केट्स ऑफ 16 टाइम्स मल्टीपल। सही। तो तकरीबन हमारे पास 30-40% ऊपर जाने का अभी भी कोई नई डेवलपमेंट के बगैर अब जिस हालत में है उसी में चांस है। ओके। ठीक है। हमारे कंपनीज की अर्निंग्स ग्रो हो रही हैं। हमारा इंटरेस्ट रेट मेरे ख्याल में 43 ईयर लो के ऊपर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ रहा है। सही है। क्या वजह है कि मार्केट को, तो यही वो बात है जो इकोनॉमिस्ट में भी जो जरीदा है इंटरनेशनल है, उसमें जो एक आर्टिकल छपा था कि माशी सूरत हाल पाकिस्तान की ख़ास तौर पर वो और अमन अमान के हवाले से भी पिछले 4 साल में बहुत बेहतर हुई है, और इसका असर अब यहाँ पाकिस्तान में देखा जा रहा है। क्या ये वाकई में आप समझते हैं? देखिए, बेहतर जो है ना, ये हाँ, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। क्या आया कि हम बिल्कुल परफेक्शन पे पहुंच चुके हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। सिविल अस्पताल को विजिट कर लीजिए, कितनी बेहतरी आई है शायद एहसास हो जाएगा, या जिना अस्पताल को। हाँ, मगर ये कहना मुनासिब होगा कि चंद चीज़ों में बेहतरी आई है, और वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर आई है, माइक्रो पे नहीं आई है अभी तक। एक आम आदमी की ज़िंदगी में उससे अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा मुझे तो नहीं पता क्या बेहतरी आई है, 150 रुपए का टमाटर हो गया। यानी कारोबारी सूरत हाल और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल तो बेहतर है, लेकिन डाउन द लाइन आप अगर आम आदमी को लेंगे तो उसके अभी हालात ज़िंदगी अभी नहीं।
सिर्फ यही हो सकता है कि जो बैंक से कर्जा ले रहा हो, मगर एक आम आदमी को कर्जा मिलता कहाँ है, मिलता कहाँ उसको शायद लोअर इंटरेस्ट रेट पर मिल जाए। एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा होता तो शायद क्वाड्रुपल कर लेता अपना पैसा 3 साल में, मगर एक आम आदमी की रसाई कहाँ है, सही। उसकी तनख्वाह ही कितनी होती है कि वो उसमें से बचाकर इन्वेस्टमेंट में करेगा। सही। बेहतरी आ रही है, यस, मगर ये कहना कि दूध की नदियां बह रही हैं इस वक्त गलत है। सही। दूध की नदियां शायद 30 साल बाद बहें, इस वक्त शायद 30 साल बाद बहें, 30 साल पे शायद है। ओके। दूध की नदियों पे शायद नहीं है 30 साल पे शायद है। आई एम डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट, बेहतर हो रही हैं, मगर जब तक ये सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे, एक को जमानत मिलेगी, दूसरे वापस आ जाएंगे, तीसरे को ये होगा दिस इज परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान गेटिंग रूइंड। तो यानी कि कारोबारी आदमी जितना भी सियासत से दूर रहने की कोशिश करे वो कहीं दूर रह नहीं सकता, कहीं ना कहीं से असरअंदाज हो जाता है। कैसे रह सकता है कि आप एज अ शहरी ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में वी आर द मोस्ट पॉलिटिकली अवेयर नेशन। आई हैव बीन टू मेनी कंट्रीज, मैंने इतना पॉलिटिकली चार्ज कौम कहीं नहीं देखी। सुबह शाम पॉलिटिक्स हर एक के पास एक ओपिनियन है, हर एक का एक लीडर है। सही। और सुबह शाम सियासत डिस्कस हो रही होती है, सुबह शाम सियासत डिस्कस हो रही होती है, दूसरी पार्टी पे कयास आराइयां हो रही होती है। कहने का मकसद ये है जस्टिस सिर्फ होनी नहीं चाहिए, जस्टिस होती हुई नजर भी आनी चाहिए। द परसेप्शन ऑफ जस्टिस शुड बी एस्टैब्लिश्ड। आया डॉक्टर आसिम पे इल्जामात गलत थे, सही है, या $4.5 बिलियन के करप्शन के केस में 5 लाख में जमानत होना गलत है। सही है। आया शर्जील मेमन पे इल्जामात गलत थे, या उनका वापस आना गलत है। आया प्रेसिडेंट जरदारी का ये कहना कि नैब की चेयरमैन की क्या हैसियत है जी, इट फिनिशेस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस फॉर मी। नेशनल टीवी पे इस तरह की बात करना, खैर साबिक सदर रह चुके हैं, हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हमारे खुश रखे, उनको लंबी जिंदगी अता दे, सीनियर सियासतदान है, कामिल अता फरमाए। चलें, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, कारोबार के हवाले से बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, फारूक कथूरा साहब हैं, जिनका ताल्लुक नॉर्थ कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से है। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। वालेकुम अस्सलाम। फारूक साहब, ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं आम आदमी की, अभी हम यहाँ गुफ्तगू कर रहे थे मीर मोहम्मद अली खान साहब से, वो तो ये कह रहे थे कि आम आदमी की तो सूरत हाल इस वक्त चेंज नहीं हुई है, लेकिन ऊपरी सतह पर कारोबार की आप सूरत हाल ले लीजिए, पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल ले लीजिए, तो वो बहुत बेहतर हो रही है और दुनिया भर इसकी मोतरफ भी है, लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में अभी कोई तब्दीली नहीं रूनमा हुई। आप कैसे इसका मवाजना करेंगे फारूक साहब? सऊद भाई, मैं आपको रोक के साहब जो फरमा रहे हैं उनका परसेप्शन जरा डिफरेंट है। हाँ, उसका परसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट है। सही बात यह है भाई कि आम आदमी की जिंदगी में तो हकीकी मानों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वो। लेकिन जो कारोबार का वो कह रहे हैं ना कि कारोबार बढ़ रहा है, तो कारोबार भी बढ़ नहीं रहा, वो हमें किताबों में नजर आ रहा है। अच्छा, जब चीजें सिस्टम के मुताबिक नहीं हो रही होती ना, तो चीजों में बड़ा फर्क आता है। सही। आज मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, तो यान की कीमत एकदम शूट कर गई। अच्छा, हमारी गलत पॉलिसियों की यान महंगा हो गया, ऑर्डर हमारे पास आया लेकिन हम डिलीवर नहीं कर सके। सही। तो किताबों में तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हाँ। लेकिन फिजिकली उसका अमल दरामद हमें कहीं नजर नहीं आता है। सही। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर फारूक साहब आपसे पूछूं, मैं स्टॉक एक्सचेंज में इस पूरे हफ्ते मंदी हमने देखी है, क्या उसकी वजह यही है जो कहा जा रहा है, जो खबरों में आ रहा है कि पनामा केस का फैसला ताखीर का शिकार हुआ है, इसी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में भी मंदी आ रही है? देखिए, हमारे यहाँ तो एक छोटी सी खबर भी कोई आती है ना, तो उस पर भी स्टॉक एक्सचेंज हिल जाता है। सही है। असल में हमने आज तक अपनी बिजनेस कम्युनिटी को और लोगों को एतमाद ही नहीं दिया कि वो बिजनेस का खबरों से ताल्लुक नहीं हुआ करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस का ताल्लुक खबरों से जुड़ गया है। सही। तो जिसकी वजह से हमें ये मसाइल देखने को मिलते हैं। यही स्टॉक मार्केट आर्टिफिशियली इतनी हाई चली जाती है कि हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा बिजनेस हो गया और हालात बहुत अच्छे हो गए। ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट का
डाउन होना और अप होना हमें खबरों से नहीं जोड़ना चाहिए। एज अ बिजनेसमैन मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जो से कि हमें रियलिस्टिक बनना चाहिए और हकीकत पसंदी करके स्टॉक को ऊपर या नीचे लेके जाना चाहिए। सही। अच्छा, हकीकत पसंदी की आप बात कर रहे हैं, अब मुझे ये बताइएगा हकीकत पसंदाना सूरत हाल मुल्क की इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन को अगर लें तो क्या है? गैर मुल्की ताजिर यहाँ पे आ रहे हैं, थाईलैंड का वफ्द आ रहा है, चीन के मुख्तलिफ ताजिरों के वफ्द आते रहते हैं, उनको मज़ीद इन्वेस्टर्स को दावत दी जाती है, आते हैं यहाँ पे अपने अपने कारोबार शुरू कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। ख़ासतौर पे कराची की अगर आप बात करें, आपका भी ताल्लुक़ हमारा भी ताल्लुक़ कराची से है और आप कराची की उस ताजिर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप ज़्यादा सही सूरत हाल हमें बताएंगे कि सिक्योरिटी सिचुएशन वाकई में बिल्कुल सेट है जो इस वक्त गैर मुल्की ताजिर और ये इन्वेस्टर्स मुल्क का रुख कर रहे हैं? आप जो बात कर रहे हैं सऊद बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि गैर मुल्की ताजिर हमारी तरफ जरूर देख रहे हैं, लेकिन वो हमारी स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। ओके। कि आया वाकई जितनी बातें हम कर रहे हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया है, क्या वो हकीकत है? क्या यहाँ के जो करप्शन के हवाले से र्यूमर्स चल रही थी वो आर्टिफिशियल र्यूमर्स हैं या वो हकीकी र्यूमर्स हैं? क्या वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसका पैसा सेफ होगा? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इंडस्ट्री बिजनेसमैन जो ना वो एनवायरनमेंट मांगता है। सही है। एक परिंदा है साइबेरिया से उड़कर पाकिस्तान आता है। सही है। क्यों आता है? सही है। साइबेरिया से उड़कर वो पाकिस्तान इसलिए आता है कि उसे यहाँ का मौसम साजगार लगता है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही। ये इस वक्त हमारी चेकिंग पॉइंट है। हमें चेक किया जा रहा है कि अगर हमने अपने आप को प्रूव कर दिया कि नहीं वाकई यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो गई है, यहाँ पर और मामला ठीक हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इन्वेस्टर सिर्फ फॉरेनर्स नहीं आएगा, आपका जितना पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ है वो सब इस इंटरेस्ट में है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर अपने मुल्क में जाएं और अपने मुल्क को फायदा पहुंचाएं। सही है। आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। इस वक्त रियल एस्टेट के अंदर आपका जितना पैसा लग रहा है वो आपके अपने लोगों का लग रहा है। ओके। वो लोग अब डिस्टर्ब है बाहर मुल्कों में रहकर कि यार हम कैसे सर्वाइवल करेंगे, हम क्यों नहीं अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन अब हमारी भी जिम्मेदारी आ गई कि हम अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो तमाम पॉलिसीज को तैयार करें जो आवाम की, बिजनेसमैन की और लोगों के फायदे में हो। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा ज़रा, कारोबार को और सियासत से, अगर कारोबार को और सियासत को जोड़ें आपस में, जो पानामा केस का जो डिसीजन डिले हो रहा है और सूरत हाल सामने नहीं आ रही, कहा यह जाता है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से कि जी ये अवामी फ़ैसला है, अवाम का इससे डायरेक्ट लिंक बनता है, अवाम का डायरेक्ट लिंक कारोबार से भी बनता है और मईशत से भी बनता है। अब ये माशी जो सूरत हाल है और ये जो फ़ैसला ना आना, ये सियासी एक सूरत हाल है, ये इन दोनों का क्या आप समझते हैं लिंक सही तौर पर है? अवामी फ़ैसला है, वाकई में ये जल्दी हो ताकि हम ट्रैक पर दोबारा से वापस आएँ? नहीं, इस फैसले के आने से शायद स्टॉक मार्केट पर तो फर्क पड़ेगा। अच्छा। लेकिन जो जनरल बिजनेस है जो हम कर रहे हैं उस पर इसका कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि बिजनेसमैन किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा होता, वो अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए काम कर रहा होता है। और मैंने अर्ज किया ना कि रियलिस्टिक बात यह है कि ये वो जगह है जहाँ डमी काम होते हैं। स्टॉक में बहुत सारा काम सिर्फ फोनों पर हो रहा होता है, तो वहां पर तो इसका कोई चेंज नजर आ सकता है। अदरवाइज जहाँ इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ मशीनरी चल रही है, वहां पर इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही है। लेकिन हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो तो खुद एक बड़े बिजनेसमैन हैं और अगर वो किसी ऐसे केस में फंस जाते हैं तो ज़ाहिर है बिजनेस सेक्टर या जो बिजनेस कम्युनिटी है वो शायद इससे कुछ मुतासिर हो। आपकी नज़र में है क्या ऐसा फारूक साहब? सऊद भाई देखिए, आप अगर मियां नवाज शरीफ की बात, एक बिजनेसमैन है और एक प्राइम मिनिस्टर भी है। जी बिल्कुल। तो अगर एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने के साथ या पानामा केस अभी आया नहीं है, हम कबल वक्त बातें कर रहे हैं, अगर क्या फैसला आता है ये तो जब फैसला आएगा तो हमें पता चलेगा। लेकिन उससे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। हो सकता है कि उनके पर्सनल बिजनेस पर कोई इफेक्ट आ जाए, ठीक है, उनके जाती मामला पर कोई इफेक्ट आ जाए, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत पे इस वजह से कोई ऐसा अटैक नहीं होगा कि हम खुदा ना खास्ता उस वॉर को हार जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फारूक अथुरा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। मीर साहब, आपसे यही सवाल पूछूंगा लेकिन एक ब्रेक लेना है मुझे। बिल्कुल। कि
किसी एक शख्सियत के आने या जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा फ़र्क पड़े एक आध दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, लेकिन जनरल बिजनेस और जो जनरल ट्रेडिंग हो रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपसे जानते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मीर साहब, आप बताइएगा, एक शख्स के आने से या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई भी शख्स हो, उनके आने या जाने से कोई फ़र्क पड़ता है? स्टॉक मार्केट पे शायद फ़र्क पड़े, जिस तरह से फारूक अथरा साहब कह रहे थे, लेकिन जनरल बिजनेस पे और बाकी आम माशी सूरत हाल पे कोई फ़र्क? इसका जवाब स्ट्रेट आउट यस या नो नहीं हो सकता। हर मुल्क के लीडर के आने से या जाने से थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है। सही है। दुनिया के कहीं भी लीडर आप ले लीजिए, जापान में नहीं पड़ता, वो ना जापान में पॉलिसीज तो में, ना प्रोजेक्ट्स में, ना जापान में तो मेरे ख्याल में 56 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं 62 इयर्स एक साल में 12 जी प्राइम जी मिनिस्टर्स चेंज मैंने हुए। उस दिन कैलकुलेट किया था 56 इन 62 इयर्स जी। मगर देखिए महातीर जैसे थे, सही। उन्होंने तरक्की दी। सिंगापुर के जो अभी रिसेंटली मरे हैं, ली यांग, पता नहीं उनकी यांग, उन्होंने तरक्की दी। हमारे यहाँ ममालिक में प्रॉब्लम ये है, इंडिया और पाकिस्तान में, हम अपने आप को हर चीज़ का हल समझते हैं। ज़ियाउल हक समझते थे, भुट्टो साहब समझते थे, मुशर्रफ समझते थे, बीबी समझती थी, जरदारी समझते थे, नवाज शरीफ समझते हैं, आने वाला जो लाइन में लगे हैं पीटीआई, इमरान खान, वो समझते हैं। हर कोई अपने आप को आखिरी हल समझता है, पाकिस्तान का सेवियर समझता है। सही है। पाकिस्तान का सेवियर अल्लाह है। हम सब अपनी अपनी बारियां खेलें और चले जाएं। बेशक। ठीक है ना? ठीक है। उस लिहाज से अगर आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ के जाने से खुदा न करे पाकिस्तान की इकॉनमी ठप हो जाएगी, ये खाम ख्याली है। यही चीज़ ज़ियाउल हक साहब भी समझते थे। जो फौजी डिक्टेटर आता है वो भी यही समझता है, जो सिविलियन लीडर आता है वो भी यही समझता है। सही है। तो हाँ, थोड़ा बहुत एक होता है कि एक बिजनेस फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर है, एक नॉन बिजनेस फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर है। सही है। हाँ? और एक सियासत फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर, एक या सदर पॉकेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं। हमारे खित्तों में बहुत है। आपका ओपिनियन है। सही है। मेरा ओपिनियन सही है। आपसे खैर, देखिए, कहने का मकसद ये है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब इज कंसिडर्ड ए बिजनेस फ्रेंडली। सही है। अच्छा, यहाँ जो जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो जमहूर के लिए यानी आवाम के लिए भी बड़े इक़दाम करती हैं। मियां नवाज शरीफ मेरे ख्याल से एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर उनको कहा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइम मिनिस्टर है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में उनका बड़ा किरदार होता है। जब भी आते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करके मानना पड़ेगा। मानना पड़ता। ये तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं और उन्होंने कहा था कि जी पिछली दफ़ा जो मोटरवे जहाँ पे छोड़ के गए थे उसके बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, अब दोबारा से उन्होंने शुरू किया। खैर, अब जो सिंध हुकूमत के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो कहा यह गया है कि कराची को 8000 नई बसों की ज़रूरत है। अच्छा, उसमें मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं, फिर आप अपनी मैथ्स गेम कर लीजिएगा। वज़ीर आला जो तजवीज़ पेश की गई है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कराची शहर में 600 बड़ी बसें शामिल की जाएंगी और इसके लिए 2 अरब रुपए सिंध हुकूमत फराहम करेगी और जो सिंध मुदारबा के ज़रिए दी जाएगी। अब इसमें एक जो आपको मैं कैच बताता हूँ वो ये है कि ट्रांसपोर्टर्स इक्विटी 15%। जी, ट्रांसपोर्टर्स इक्विटी, लेट्स सपोज एक बस, बोलिए मैं लिख रहा हूं, एक बस ट्रांसपोर्टर्स इक्विटी 15% होगी। 15%। इतनी ही रकम हुकूमत सूद के बगैर कर्जे की सूरत में देगी, 15%। ठीक है जी, विदाउट एनी इंटरेस्ट। और फिर ये कर्जा ट्रांसपोर्टर्स सिंध मुदारबा लिमिटेड को 1 साल में वापस अदा करेंगे। 70% इज द रिमेनिंग। देखिए, मजा उस वक्त आता है, ये 600 बसों पे चले, नहीं 8000 का है ना, 8000 पे चले। मज़ा मुझे उस वक्त आता है क्योंकि शाज़ो नादिर कभी ऐसे होता है कि आप किसी सियासतदान की बात को पकड़ सकें। अच्छा, 30% जो है वो क्रेडिट रिस्क की जमानत भी सिंध हुकूमत देगी। वो छोड़िए, 2000 मोडालिटीज। ओके, कौन गारंटी दे रहा है? गारंटी दे रहा है। 8000 बसेस हैं। हाँ जी, 2 अरब रुपए जी, दैट्स $20 मिलियन। ठीक है, लेट्स डिवाइड $20 मिलियन बाय 8000 जी। हाँ, कितना बन गया? $2500। बिल्कुल सही, 2.5 लाख रुपए। सही। 2.5 लाख रुपए में 2 रिक्शा आएंगे। ये 2.5 लाख रुपए
में जी, जी, दो दो भी नहीं रिक्शा आएंगे। आएंगे, बस 1 करोड़ रुपए की होती है कम से जी कम। बिल्कुल सही, ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो ये 2.5% बना 1 करोड़ रुपए का। हाँ, ठीक है, सही। इसमें ऐड 1 करोड़ की बस लीजिए, इसमें 15% ऐड कर लीजिए करोड़ की बस में, जो ट्रांसपोर्टर्स इक्विटी होगी। Transporters equity ठीक है, ये 2.5 लाख रुपए हुए, 15 लाख उनकी तरफ से हो 15 गए, लाख हो गए। 17.5 लाख रुपए हो गए। ठीक है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट इतनी ही 15% देगा, वो 32.5 लाख रुपए हो वो गए। लोन है एज इट इज ठीक वापस है, वो करना। 32.5 लाख रुपए हो गए। सही है। हो गए 68,500,000 रुपीस का डेफिसिट आ रहा है। जी। ये कौन देगा? ये कोई समझ में नहीं तो आ फिर रहा है, ये ना 8,000 कुछ बसेस कहा ये गया। कैसे देंगे? मतलब पता नहीं ये कौन सा कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मगर मैं तो जहन से कर रहा हूँ हमें अभी। भी कुछ समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप सर अपना नंबर मैं दें। अभी आपके सामने कैलकुलेशन की है ये। तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स लाते क्यों नहीं, हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स नहीं इतनी लंबी छोड़ते क्यों हैं? अल्लाह अकबर। ये पब्लिक के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हल के लिए जो सर, मसाइल दरपेश बिल्कुल हैं। सर आंखों पे 8,000 फिर आप कैलकुलेशन करके अनाउंसमेंट करें। कल आज के प्रोग्राम के बाद कल इसकी क्या कहते हैं तस्हीह हो जाएगी कि नहीं। हम तो कह रहे थे 20 अरब रुपए, हमारे स्पोक्स पर्सन ने गलत कह दिया। सही है। या तो हम तो कह रहे थे कि वो 8,000 15 महीने या 18 महीने के अच्छा, ये बाद फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मुराद अली शाह साहब खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके He's a हैं। very He's a competent man. learned Once man. again, he's a very competent Exactly. man, very educated man. Absolutely, I लेकिन respect his उनके education. लेकिन उनके अगर मिनिस्टर्स इस तरह की गलतियां कर रहे हैं तो वो खुद भी नहीं पकड़ रहे। देखिए ना, यहाँ कुछ गलती है, या ये स्टेटमेंट में गलती है, या हम आपके समझने में गलती है, हाँ। या जिन्होंने अनाउंस किया है ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ने, हाँ। उनसे कुछ गलती हुई है। सही। क्योंकि 2 अरब रुपए में 16,000 रिक्शा आ सकते हैं, 8,000 बसेस नहीं आ सकती। सही है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी काम हो रहा है। ख़वातीन का किरदार जो है वो मुल्क की मईशत में बड़ा अहम समझा भी जाता है, और मुल्क की जो मामलात होते हैं उनमें भी बड़ा अहम समझा जाता है। यहाँ पे सीमा कामिल साहिबा UBL की पहली खातून चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर हुई हैं। आप क्या समझते हैं? अच्छा इक़दाम है? बेहतरीन। ईबे यूज किया है कभी आपने? ईबे आई थिंक सो, या है ना, बहुत अर्से पहले। उसकी भी खातून जिन्होंने इंसेप्शन से पेड CEO थी, फाउंडर नहीं थी। सही। मतलब उनको हायर किया गया था। ह्यूलेट पैकर्ड, जी, आपने HP प्रिंटर्स हम हर इस्तेमाल चीज़, करते हैं। उसकी भी फियोरिना, वो भी खातून थी। हमारे मुल्क अगर एक खातून प्राइम मिनिस्टर बीबी जैसी ग्रेट औरत को प्रोड्यूस कर सकता है, सही। तो आई वाज अ बिग फैन ऑफ हर्स। सही। तो मेरे ख्याल में तो हमने तो बुनियाद रखी है। तो सही। ये सीमा कामिल का आना फॉर सच अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान का बड़ा बैंक है। पाकिस्तान बहुत बड़ा बैंक है, मतलब बड़ा बैंक नहीं, बहुत बड़ा बैंक है। तो मेरे लिए तो, मेरी नज़र में तो बहुत ही अच्छा कदम है। सही है। अच्छा, सियासी पार्टी आप किस तरह से, एक तो आपको बड़ी ज़ाती तौर पर वो थोड़ा सा आप दूर भी रहते हैं, अनाथ भी अगर कह लें कि आपको थोड़ी सी। मैं सियासी अनाथ हूँ। वो नहीं कह रहा था, मैंने कहा Political ज़ाती orphan I अनाथ am. आपका थोड़ा सा सामने आता है। लेकिन बीइंग अ क्रिटिकल एनालिस्ट, आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी मईशत या ये जो माशी सूरत हाल है, ये सियासी पार्टियों के मंशूर में होती हैं? कुछ तो ताल्लुक आपका भी रहा है सियासी मईशत लोगों से। में। जी देखिए, मईशत से भी और सियासी लोगों से भी। देखिए क्या आपका सवाल दोबारा कीजिए आप थोड़ा। पाकिस्तानी मईशत या माशी सूरत हाल सियासी मंशूर में शामिल होता है इनके हाँ, मैनिफेस्टो में? बस सही समझाता सवाल पर। जी, सियासी मंशूर में शामिल होता है। जो मंशूर कह रहा हूँ, जो मंशूर छपता है। सही, छपता है, उसके आगे कुछ नहीं होता फिर? जो छपता है। आगे बात को फौरन पकड़ लिया जी, बहुत मुझे पता है। तो छपने की हद तक ही रह जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता? छपने की हद तक नहीं। इट वुड बी वेरी अनफेयर फॉर मी टू से दैट। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जब तक इकोनॉमिक बेटरमेंट नहीं लेके आएंगी, ना ही वो री इलेक्ट हो सकती हैं, सही। ना ही उनके ओन सपोर्टर्स खुश हो सकते हैं। सही। तो हाँ, अगर सवाल ये है कि आया कि जितना प्रॉमिस करते हैं उतने ही विगर से, उतने ही जुस्तजू से मईशत जो मंशूर में लिखी गई है उसके ऊपर काम करते हैं, मेरे ख्याल में नहीं। मेरे ख्याल में थोड़ी और ज़रूरत है सियासी पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को। देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर शुड बी अ गाय फ्रॉम फाइनेंस। सही। ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर शुड बी अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर। सही। हेल्थ मिनिस्टर शुड बी अ डॉक्टर और हेल्थ साइंसेज प्रोफेशनल। जब तक हम जिसका काम उसी को समझे, जिसका काम उसको समझे ना। अब आप ये इतना हसीन इक्विपमेंट कैमरा का रखा हुआ है, मुझे आप बिठा दीजिए वहाँ पे। सही है। शायद मैं सीख तो लूँ,
मगर चला नहीं सकूंगा। थोड़ा सा अरसा लगेगा। अच्छा, अब आते हैं कोटा सिस्टम पे, जिसका मैंने इब्तिदाई में भी जिक्र किया था। ये सिर्फ अब सिंध में ही सिमट कर रह गया है, और ये जो शहरी और देही तकसीम है, ये आप समझते हैं मेरिट का और जो सलाहियतें इंसान की हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनका कातिल है ये सिस्टम? एब्सोल्युटली। यहाँ रुक जाइए। ओके ओके, अभी सियासी पार्टियों के सवाल पे आना था मुझे। नहीं, अभी एक सेकंड रुक जाइए। ओके ओके, मैं इसका, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये सवाल। आई एम एन उर्दू स्पीकिंग पर्सन। सही है। ओके, बिल्कुल कत्ल था, कत्ल है। ओके, आया ये प्राइवेट कॉरपोरेशन पे लागू होता है ये कोटा सिस्टम? नेवर। राइट। जब ये कोटा सिस्टम लगा था उस वक्त सब में बड़ा जॉब प्रोवाइडर हुकूमत हुआ करती थी। सही। In 2017, to sit and cry about quota system is like saying I'm lazy, I don't want any other job. ठीक है ना? आपको MBA करने के बाद हुकूमत में जॉब 22 से 26,000 रुपए पर मंथ की मिलेगी। सही। ठीक है ना? आप एक सड़ी से सड़ी प्राइवेट कॉरपोरेशन में भी चले जाइएगा तो वहां 55-60 की मिलेगी, मगर यहां 22 लाख से 50 लाख महीने के खांचे हैं। यहां पे खांचे नहीं हैं। यहाँ पे साइड की इनकम नहीं है। यहाँ जॉब से फायर होने की, नहीं होने की गारंटी है। 11 बजे पहुंचे, 3 बजे उठ जाएं और 2 घंटे में चाय पिए या दोस्तों को बुलाएं। यहाँ पे एफिशिएंसी बेस्ड होगा। सही है। सिंध हुकूमत के 56 या 57 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं, वो सब मिला के 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख जॉब्स दे सकेंगी। 11 मिलियन जॉब्स आर प्रोवाइडेड बाय corporate sector, private sector. Okay. Why would you not opt for the private sector? नाइंसाफी थी, है, सही करनी चाहिए। लेकिन 30 साल से मगर जो इसके गिर्द इसी घुमाया बात जा रहा की है, वजह से सियासी पार्टीज का जन्म हुआ है। इसी बात की वजह से तफर्रुका फैलाया गया है। इसी बात की वजह से अभी तक मातम किया जाता है, लाश को दफनाया नहीं जाता। इस कोटा सिस्टम की लाश इस कोटा सिस्टम की लाश को और उसके रोने वालों को भी। सही। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में ये गलत था, 100% गलत है। इट हैज टू बी फिक्स्ड। मगर टू द यूथ आई वांट टू गिव अ मैसेज, खुदा का वास्ता, दुनिया के किसी डेवलप मुल्क में कोई सेन इंसान गवर्नमेंट की जॉब नहीं ढूंढेगा। सही है। गवर्नमेंट की जॉब ढूंढेगा तो किसी और मकसद के लिए अब ढूंढेगा, अगर हमारे सिस्टम में। वहां की बात कर रहा हूं, किसी डेवलप मुल्क में। हाँ, अगर वो लॉ इन्फोर्समेंट से रिलेटेड है, वो उसका पैशन होता है कि मैं फायर फाइटर बन जाऊं, पुलिस मैन बन जाऊं, FBI में चला जाऊं, MI6 में चला जाऊं, वो उसमें गवर्नमेंट की या फौजी बन जाऊं, उसमें चला जाएगा। उसके अलावा अब किसी यूनिवर्सिटी में आंख बंद करके दुनिया की, मलेशिया चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं, डू यू वांट टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट? ही वुड से हैव आई लॉस्ट माय माइंड टू वर्क फॉर द गवर्नमेंट, इवन दो दे पे मच बेटर वहां पर। तो अब क्यों ये लड़ाई अभी भी ये लड़ी जाती है? पार्टीज के मंशूर में भी शामिल होता है, और खासतौर पर एक पार्टी जो कराची से, जिनका मैंडेट का दावा है, वो भी अब इसी पे सियासत हमेशा से करती रही है, आज भी उसी पे सियासत हो रही है। जब वो लोगों के जहनों में अब समा चुका है। बात कर रहे हैं, मैं खुल के बात करता हूं। जी बिल्कुल। MQM जब पीपल्स पार्टी के साथ थी तो क्यों नहीं कोटा सिस्टम खत्म करवाया? सिर्फ सिंध में ही था, और क्यों नहीं करवाया? नहीं करवाया। ये शर्त रख लेते हम आएंगे नहीं आपके साथ, कोटा सिस्टम खत्म करें, नहीं हुआ। How are we blaming? तो फिर अवाम We blame ourselves for voting the right people, wrong people into the system. अवाम के जो जहनों में आज तक ये कोटा सिस्टम का एक लफ्ज समाया हुआ है, और उसी पे वो बार बार सवाल करते हैं कि जी कोटा सिस्टम के जरिए हमारा हक मारा जाता है। हम सब फेसबुक जिहादी हैं। फेसबुक जिहादी एक टर्म मैंने कॉइन की, इसलिए कि आप अफसोस भी फेसबुक जिहादी, क्योंकि असल जिहाद करने में जो नफ्स का जिहाद है, अपने आप को बेहतर करने का है, तहकीक करने का है, उसमें टाइम लगता है। कमेंट लिखने में 15 सेकंड लगते हैं। सही है। किसी ने कोटा सिस्टम लिखा, फट से जब आप उस पे कमेंट लिखा, 7,899 कमेंट आ जाएंगे। सही है। किसी से उन कमेंट वालों से पूछ लीजिए, वो तारीख बता दीजिए जिस दिन कोटा सिस्टम लगा था, नहीं मालूम होगा। उस वक्त गवर्नमेंट की जॉब कितनी थी। और प्राइवेट सेक्टर पिछले 30-35 साल में इतना ग्रो हुआ है सऊद, सही, और इतने मौके आ गए हैं, और इतने सीखने के मौके मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर में कि व्हाई वुड यू वांट। सही है। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर वाइस चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी वसीम आफ्ताब साहब मौजूद हैं, क्योंकि जिस पार्टी से सियासत की इब्तिदा इन्होंने भी की थी, उस पार्टी का नारा आज तक वही है, और ये उस पार्टी से अब अलग हो चुके हैं, तो इनसे अब सवाल करना शायद बनता है। वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। वसीम साहब, ये फरमाइएगा, कोटा सिस्टम आज भी एक बड़ा मामला है जो इस वक्त अवाम के जहनों में समाया हुआ है। वो बार बार सवाल करते हैं कि हमारा हक मारा जाता है। हालांकि अब कोटा सिस्टम का मेरे ख्याल से
मीर साहब भी यहाँ हमारे प्रोग्राम में फरमा रहे थे कि अब यहाँ जवाब बनता नहीं है, क्योंकि अब गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स प्रोवाइड करने में उतना किरदार नहीं रखता जितना प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर रखता है, और प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में कोटा सिस्टम बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। हटना चाहिए कोटा से, हटना भी चाहिए। वसीम साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले पे? बिल्कुल, देखें, बात दरअसल ये कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से बहुत सारी चीज़ें ऐसा उसका इस्तेमाल हो गया जो सियासी नारे बन गए। सही है। कोटा सिस्टम यकीनी तौर पर एक नाजायज तरीक़ेकार था जिसकी वजह से ये रूरल सिंध और अर्बन सिंध के दरमियान तकसीम कायम की गई। ठीक है। और आज भी हम ये देखते हैं कि सिंध चाहे रूरल हो या अर्बन हो, ये तबाही से बदतरीन तबाही की तरफ रवां दवा है। लेकिन आप हर इशू के ऊपर सियासत देखेंगे, अगर चाहे एमपीएम हो या पीपल्स पार्टी हो, जब ये हुकूमत में आते हैं ये सिंध के इशू उस वक्त भूल जाते हैं। सही। सबसे बड़ी मिसाल आप देखेंगे 2000 के बाद जब सेंसस हो रहा था, उस वक्त वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास थी और एमकेएम वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दोनों का हिस्सा थी। सही। तो ना इन्होंने कोई सेंसस करवाया, और जो सेंसस हो रहा था उसको भी मुकम्मल नहीं हुआ, ना इस बुनियाद पर कहीं कोई एहतजाज हुआ, कहीं कोई जलसे किए गए। वैसे हर बात पे जलसे होते हैं। बिल्कुल सही। और आज इनकी तरफ से जो भी बात होती है वो ऐसा होती है कि बस लसानी बुनियाद पर लोगों को तस्लीम किया जाए, अपना वोट बैंक सिक्योर किया जाए, लोगों की ऐसी तैसी हो जाए, लोगों को कुछ उसकी फैसिलिटी की तरफ कोई नहीं है। बिल्कुल सही। अब आप क्या कहते हैं वसीम साहब? अब ये कोटा सिस्टम, इसका मामला अब खत्म हो जाना चाहिए, अब इस लाश को दफना दें? मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये सारी चीजें वो हैं कि जो माजी में मुल्क में अच्छी नहीं हुई हैं, अच्छी रिवायतें नहीं हैं। आप और एमकेएम ने हुकूमत में होते हुए कोटा सिस्टम को दोबारा नाफिज करवाया था। सही। तो अब किस बात पर कहा जा रहा है भाई, जो भी बात हुई आपकी हुकूमत पर रहते हुए हो रही है। सही है। मैं समझता हूँ कि कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, पूरे मुल्क के अंदर मेरिट का निजाम राइज होना चाहिए, सियासी असर और रसूख से हर इदारे को पाक होना चाहिए। हम मुल्क की बेहतरी में उसी वक्त काम आएंगे कि जब हम मेरिट पे फैसले कर रहे हैं। तो ये मामला बस अब वोट लेने का बहाना ही रह गया है और कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब इसमें कोई जान नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका वसीम आफ्ताब साहब। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और इस अहम मसले पे अपना व्यू पॉइंट भी एंड में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जिंदगी में पहली मर्तबा मैंने और सियासतदान ने एक ही बात की है। ये अच्छी बात है ना। ये बहुत लेकिन मामला ऐसा है, मेरे दिल के अंदर से मुझे मामला ऐसा है जो कि वोट लेने के लिए एक बहाना तराशा जाता है, और ये 30 साल से या 40 साल से एक मामला चलता है और वो आज भी उसी तरह से मामला टॉप ऑफ द लिस्ट है। गलत है। ओके। ये एस्टैब्लिश, लेकिन मेरिट पूरे मुल्क में फिर राइज होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, सिंध में भी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और इसकी बेसिस वही है कि अब गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स प्रोवाइडेड नहीं है, वो उतना बड़ा नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका मीर मोहम्मद अली खान साहब, आज प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर भेजिएगा हमारी ईमेल एड्रेस पर और दीगर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर जहाँ पे हमारी मौजूदगी है। हमारे आप पुराने प्रोग्राम्स देख सकते हैं। सऊद ज़फ़र को और न्यूजीलैंड की टीम को दी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।